हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन हूँ। गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज पालोद में गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय विपणन। इसका मैं आपको पार्ट 4 बताऊंगी। पहले यूनिट 5 का। इसके पहले के पार्ट में जो है मैंने आपको निर्यात प्रलेखों के बारे में बताया था कि निर्यात प्रलेख जो है निर्यात की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना जो है निर्यात का कार्य जो है पूरा नहीं किया जा सकता। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि निर्यात प्रलेख जो है वो कौन कौन से मार्ग से होकर गुजरता है। उसके दो मार्ग मैंने आपको बताए थे, एक था निर्यात मार्ग और दूसरा जो है वो भुगतान मार्ग। फिर सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि निर्यात प्रलेखों का वर्गीकरण जो है 4 भागों में किया गया है, जिसका पहला भाग था व्यापारिक प्रलेख। उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। और थर्ड पार्ट में मैंने जो है आपको बताया था परिवहन प्रलेख क्या होता है, कैसे परिवहन प्रलेखों में कौन कौन से प्रलेख जो है निर्यातक आयातक को जो है तैयार करने होते हैं। और आज के लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको तीसरा जो है निर्यात का महत्वपूर्ण प्रलेख नियमात्मक प्रलेख क्या होता है। ये जो प्रलेख होता है नियमात्मक प्रलेख, वो आयातक और निर्यातक दोनों देशों के बीच के जो कानून है, दोनों देशों के कानूनों को ध्यान में रखते हुए ये जो है नियमात्मक प्रलेख तैयार किया जाता है। तो उसी के अंतर्गत जो है पहला प्रलेख है विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा फॉर्म। तो देखते हैं कि ये विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा फॉर्म क्या होता है। इसमें जो है देखिए, ये जो प्रलेख होते हैं नियमात्मक प्रलेख जो होता है, उसके अंतर्गत जो है दोनों देशों की जिससे क्या हो सके कानूनों की पूर्ति हो सके, उसके लिए जो है ये प्रलेख प्रस्तुत किया जाता है। और देखिए, ये जो प्रलेख प्रस्तुत किया जाता है तो वो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, विदेशी व्यापार के जो महानिदेशक है और सीमा शुल्क के जो अधिकारी है, सीमा शुल्क विभाग है वहां पर, और बैंक जैसी जो संस्थाएं हैं और निर्यात प्रोत्साहन जो काउंसिल है, उनसे ये जो है प्रलेख संबंध रखते हैं। अब इसी के अंतर्गत जो पहला प्रलेख है, जो पहला प्रलेख निर्यातक को भरना पड़ता है, निर्यातक को, उसमें है पहला विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा फॉर्म। ये जो फॉर्म होता है वो भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, जिसको अपन बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उस अधिनियम मतलब फेमा एक्ट, शॉर्ट में बोलूं तो फेमा एक्ट 2000 के अंतर्गत जो है निर्यात गतिविधियों के लिए और निर्यातक को जो है एक निर्धारित प्रारूप में जो है ये घोषणा पत्र, ये फॉर्म क्या करना होता है, भरना पड़ता है, प्रस्तुत करना होता है। जिसमें ये फॉर्म जो है भराया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो निर्यात किया जा रहा है माल, उसके बदले में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो गई है कि नहीं, उसका ये क्या होता है, घोषणा पत्र होता है। और जो विदेशी मुद्रा नियंत्रण के अंतर्गत जो निर्यात किए गए माल है, उसके संबंध में जो प्रलेख है, वो जो प्रलेख है उसको जो है प्रेषण करने वाली जो बंदरगाह है, उसके सीमा शुल्क के अधिकारियों के द्वारा क्या किया जाता है, उनको प्रस्तुत किया जाता है। और सीमा शुल्क अधिकारी जो होते हैं वो जो वस्तु का निर्यात किया जा रहा है, उन वस्तुओं के मूल्यों की क्या करते हैं, जांच करते हैं, और साथ ही साथ उन वस्तुओं का क्या करते हैं, वैल्यूएशन भी करते हैं स्वयं के द्वारा। तो दोनों को करके उसका मूल्यांकन किया जाता है, और निर्यातक जो माल है उसके मूल्य की वसूली के पश्चात जो है इन फॉर्म को क्या है विदेशी मुद्रा डीलर के जरिए जो है रिजर्व बैंक के पास क्या कर दिया जाता है, इस फॉर्म को भेज दिया जाता है। विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा फॉर्म को किसके पास भेजा जाता है, आरबीआई के पास भेज दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा बिल तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं शिपिंग बिल। शिपिंग बिल मतलब होता है, इसको निर्यात बिल भी बोलते हैं।
शिपिंग बिल में जो विवरण होता है वो माल का विवरण होता है। देखिए शिपिंग बिल जो होता है, जो भेजा जाता है, उसमें माल का विवरण होता है, और जो इसका प्रयोग किया जाता है वो या तो पानी के जहाज से या फिर हवाई जहाज के द्वारा जब माल भेजने पर जो है इस बिल का प्रयोग किया जाता है। इसे जो है निर्यात शुल्क अधिकारियों के समक्ष जो है क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और जो शिपिंग बिल है उस पर जो है कस्टम अधिकारी क्या करते हैं, मोहर लगवाए बगैर जो है माल को गोदी या हवाई अड्डे के भीतर जो है ले जाने नहीं दिया जाता। जब तक जो है सीमा शुल्क के अधिकारियों के द्वारा मुहर ना लग जाए तब तक हवाई अड्डे पर जो है माल जो है अंदर नहीं ले जाया जा सकता। तो किसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है इसे, निर्यात शुल्क को अधिकारियों के समक्ष क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। अब देखिए जो शिपिंग बिल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली चीजें तो निर्यातक करने वाले का नाम और पूरा पता होगा, साथ ही माल का भी पूरा विवरण होगा, पैकेजिंग का पूरा विवरण होगा, पैकेजिंग का माध्यम क्या है, किस माध्यम से पैकेजिंग किया गया है, उसमें जो चिन्ह है उसका विवरण, और माल के मूल्य का विवरण कि जहाज तक लाने में माल के कितने खर्चे लगे। इसके बाद जो है माल जो है पानी के जहाज से भेजा जा रहा है या हवाई के जहाज से भेजा जा रहा है, और उनको कौन सा नंबर जो है अलॉट हुआ है पानी के जहाज का और हवाई जहाज का, दोनों में से जो भी है उसका, और किस स्थान से माल जो है लादा जाना है और किस स्थान पर वो माल जो है पहुंचाया जाना है, ये सारी चीजें जो है उसमें लिखा होता है। और यही माल अगर जो है सड़क मार्ग से, थल मार्ग से अगर भेजा जा रहा है तो ऐसे प्रलेख को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट। शिपिंग बिल जब बोलते हैं जब पानी के जहाज या हवाई जहाज से भेजा हो जा रहा, बट अगर सड़क मार्ग से भेजा जा रहा हो तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो मुख्यतः जो शिपिंग बिल होता है उसके भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सीमा शुल्क वसूली के लिए माल के लिए, सीमा शुल्क मुक्त माल के लिए, और जो सीमा शुल्क वापस प्राप्त करने के माल के लिए। तो इस प्रकार से जो है निर्यात बिल तैयार किया जाता है और अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा बिल आता है प्रवेश बिल। प्रवेश बिल मतलब बिल ऑफ एंट्री। ये जो प्रलेख है ये दर्शाता है कि माल जो है विदेशी माल देश में क्या कर लिया गया है, प्रवेश कर लिया गया है। मतलब जब भारत में माल क्या किया जा रहा हो, आयात किया जा रहा हो, तब ये प्रवेश बिल क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। मतलब ये दर्शा रहा है कि माल जो है अब अपने देश में जो है प्रवेश कर लिया गया है। अब जो है माल को पानी के जहाज या फिर हवाई जहाज से उतार कर जो है सरकार क्या करेगी, उसको ऑथराइज्ड एजेंसी या फिर सीमा शुल्क अधिकरण के द्वारा जो भंडार गृह जो उनको मिला है उनको ये माल क्या किया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। अब माल के जो कस्टम अधिकारी है, कस्टम निरीक्षण है, वो देखेंगे कि सीमा शुल्क का भुगतान हुआ है या नहीं। तो उस सीमा शुल्क के भुगतान करने के लिए जो है कस्टम अधिकारियों को जो है बिल ऑफ एंट्री, ये उसकी 4 प्रति उनको क्या करनी होती है, देनी होती है, किसकी, प्रवेश बिल की। तो ये प्रवेश बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जिसके बिना आपका माल जो है प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है स्वच्छता प्रमाण पत्र। ये चौथी चीज जो है सर्टिफिकेट है, स्वच्छता प्रमाण पत्र। ये जो है देश में जो है बीमारी ना फैले उसके लिए जो है वस्तुओं के प्रवेश पर क्या करने के लिए, रोक लगाने के लिए जो है कुछ देशों में बाहर से आने वाले जैसे खाद्य पदार्थ है, जीवित पशु है या फिर समुद्री प्रोडक्ट है और चमड़े है, ये जो है इस सारी चीजों को तभी क्या किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है जब वो बीमारी फैलाने वाले ना हो। इसको क्या कर लिया जाए, सर्टिफाइड
कर दिया जाए। तो भारत में जो है यह प्रमाण पत्र है स्वास्थ्य पशु रोग स्वच्छता अधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और प्रमाण पत्र में ये लिखा जाता है कि ये माल जो है मानव के उपयोग के लिए क्या है, एकदम उपयुक्त है और सही है। उसी प्रकार से जो ये तो स्वास्थ्यता से संबंधित हो गया, वनस्पति स्वच्छता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसमें जो है वनस्पति पौधे और जो प्रोडक्ट है पौधे के प्रोडक्ट है उसको भी देश में जैसे आयात करने के लिए जो है केंद्र सरकारें ये प्रमाण पत्र क्या करती है, जारी करती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलाएंगे। तो भारत में जो ये प्रमाण पत्र है, भारत सरकार का जो विभाग है वो क्या करता है, इस प्रमाण को जारी करता है। ये प्रमाण पत्र जारी करना भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। जब तक आप जो है ये प्रमाण पत्र नहीं ले लेते तब तक आपको जो है आपका माल नहीं मिलने वाला। इसके बाद जो आता है ब्लैक लिस्ट प्रमाण पत्र। ब्लैक लिस्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो कई देश जो है किसी दूसरे देश से युद्ध या फिर क्या है राजनीतिक संबंध बिगड़ जाने पर क्या कर देते हैं, उस देश पर जो है आयात पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो शत्रु देश को जो है ब्लैक लिस्ट में क्या कर लिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। तो ऐसे देशों में जो है ऐसे देशों से जो है आयात को रोकने के लिए निर्यातक को जो है ये प्रमाण पत्र क्या करना पड़ता है, पा करके ही वो क्या कर सकता है, माल को आयात करने दिया जाता है कि वो जो उस माल का जो है उद्गम स्थान पर शत्रु देश है या नहीं, ये उसको प्रमाणित किया जाता है। और उससे संबंधित जो पक्षकार हैं जैसे कि बीमा कंपनी है, निर्माता है और जहाजी कंपनी है, ये बैंक है, उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता। लेकिन जो आवश्यक है कि जो पानी के जहाज और हवाई जहाज है वो शत्रु देश के बंदरगाह या हवाई अड्डे पर न रुका हो, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट का प्रमाण पत्र जारी करना भी क्या है, जरूरी है, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई खतरनाक सामग्री तो नहीं आ गई है। इस प्रकार से ब्लैक लिस्ट का प्रमाण पत्र लेना भी क्या है, जरूरी है। जिस देश के साथ क्या हो, शत्रु का संबंध हो, उसके लिए ये ब्लैक लिस्ट प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। इसके बाद आता है निरीक्षण प्रमाण पत्र। ये इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करने के लिए जो है हमारे देश में से जो है घटिया क्वालिटी का माल जो है निर्यात ना हो, जिससे कि विदेशी कंपनी में जो है हमारी बदनामी ना हो। तो कुछ प्रकार की जो वस्तुओं है जिसके निर्यात का पहले से ही क्या करना जरूरी है, उनको निरीक्षण करवाना जरूरी है। तो इस कार्य के लिए जो है सरकार ने निर्यात निरीक्षण एजेंसियों की भी क्या की है, स्थापना की है, जिसके द्वारा जो है यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, निरीक्षण प्रमाण पत्र। हमारे देश की जो है दूसरे देशों में बदनामी नहीं होनी चाहिए, हमारा माल जो है घटिया क्वालिटी का नहीं है, इसका क्या किया जाता है, पूरा निरीक्षण किया जाता है। और जिन वस्तुओं का निरीक्षण अनिवार्य नहीं है, तो यदि आयातक चाहे उनका भी निरीक्षण वह किसी भी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू क्या कर सकता है, करवा सकता है। तो ये भी जो प्रमाण पत्र लेना क्या है, इम्पोर्टेंट है, ताकि अपना देश का नाम जो है वो खराब ना हो। तो ये होता है निरीक्षण प्रमाण पत्र। तो आज की क्लास में मैंने आपको 6 प्रमाण पत्रों के बारे में बता दिया है, जो कि नियमात्मक प्रलेख है। ये 6 प्रमाण पत्र और जो है बिल जो है घोषणा फॉर्म क्या करने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं। इसके साथ ही अन्य प्रलेख भी है जो निर्यात प्रलेखों के अंतर्गत तैयार करने पड़ते हैं। अन्य प्रलेख में जैसे कि आता है विदेशी विनिमय बिल।
विदेशी विनिमय बिल, ये जो है वाणिज्यिक, यातायात और नियमात्मक प्रलेखों के अतिरिक्त जो है विदेशी व्यापार में जो इसका जो है प्रयोग किया जाता है। नियमात्मक बिल के अलावा जो अन्य प्रलेख है उसमें है विदेशी विनिमय बिल या ड्राफ्ट। ये जो विदेशी व्यापार में जब भुगतान के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो विनिमय बिल या जो ड्राफ्ट है वो निर्यातक भुगतान पाने के लिए क्या करता है, आयातक पर क्या है एक विदेशी विनिमय बिल लिखता है। देखिए जो विदेशी विनिमय बिल होता है उसमें क्या क्या चीजें लिखी होगी, उसमें लिखा होगा विनिमय बिल जो है उसकी रकम लिखी होगी और कौन से डेट को अदत्त है और कितनी रकम अदत्त है, और साथ ही साथ कितने दिन के पश्चात जो है बैंक को उसका मूल्य जो है प्राप्त होगा और किसको भेजा जा रहा है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, स्टाम्प सहित जो है ये बिल होगा। तो विनिमय बिल जो होता है वो स्वामित्व पत्र भी कहलाता है, प्रलेखी बिल भी कहते हैं। इसमें भी जो है एक स्वीकृति के बदले प्रलेख होता है और दूसरा जो होता है भुगतान के बदले प्रलेख। मतलब इसको प्रेषित करने पर ही क्या किया जाता है, जब बीजक का भुगतान कर दिया जाता है। तो ये होता है विनिमय बिल, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। उनको भुगतान प्राप्त करने के लिए ये प्रलेखों को क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। ये जो प्रलेख है वो भुगतान से संबंधित है। इसके पहले के जो प्रलेख मैंने बताए थे वो माल के मार्ग के संबंध में थे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रलेख आता है वो है साख पत्र। साख पत्र मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ये जो प्रयोग होने वाला महत्वपूर्ण प्रलेख है। और साख पत्र जो है आयातक का जो बैंक है वो लिखित में आश्वासन देता है कि आयातक द्वारा खरीदे गए माल का भुगतान जो है आपको कर दिया जाएगा। और साख पत्र के बारे में मैंने आपको डिटेल में जो है अपने पहले के लेक्चर में बताया है, तो आप वो वाला लेक्चर मेरा देख लेंगे। और ये जो साख पत्र को फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो है आयातक का बैंक जो है आश्वासन देता है निर्यातक को कि आयातक जो है आपको भुगतान जो है कर देगा जो उन्होंने माल खरीदा है। तो साख के जरिए जो है विदेशी आयातक जो है माल का मूल्य चुकाने का क्या करता है वचन, बैंक अपने ऊपर उसको ले लेता है। इसके बाद आता है बीमा प्रमाण पत्र। ये भी विदेशी व्यापार के अंतर्गत बीमा प्रमाण पत्र होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट। तो ये जो माल के स्वामी है उसकी माल की जो हानि संभावित जो हानि हो सकती है उसके विरुद्ध जो है बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाना क्या है, बहुत जरूरी है। खास करके विदेशी व्यापार में, क्योंकि विदेशी व्यापार में जब माल को एक देश से क्या है दूसरे देश में ले जाया जा रहा हो तो बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि बिजली गिरना, भूकंप आना, बाढ़ आ जाना, और जहाज में अगर समुद्र में पानी भर गया तो जहाज डूब जाएगा उसकी संभावना, विस्फोट की संभावना, या आग लगना, युद्ध हो जाना, डकैती होना, या फिर माल जो है गलत ढंग से अगर पैकेजिंग किया गया है उसका, हड़ताल है, आतंकवाद है, ऐसे कई प्रकार के जो आपदाएं हैं ये क्षतिग्रस्त उसको कर सकते हैं। तो विदेशी व्यापार में जो जोखिम होना क्या है, संभावित है, तो उसके लिए इसका बीमा कराना क्या है, एकदम अनिवार्य है। तो जब तक कि माल का बीमा न करवा लिया गया हो तब तक कोई भी संस्था जो है आपको जो है व्यवहार करने के लिए ऋण नहीं देगी। तो जब बीमा कंपनी है माल का बीमा करती है तो वो एक बीमा पॉलिसी क्या करती है, जारी करती है, जो बीमे के जो जोखिम है और उसके नियम और शर्तों का वर्णन करती है। तो ऐसी पॉलिसी जो है उनको क्या करना पड़ता है, प्रमाण पत्र देना पड़ता है। देखिए जो सूचना है बीमा पॉलिसी में वो क्या क्या चीजें होगी, शॉर्ट में बता देती हूँ आप लोग को। सबसे पहले तो बीमा कंपनी का नाम और पता होगा कि कौन सी कंपनी से बीमा कराया जा रहा है। साथ ही साथ बीमित व्यक्ति का नाम होगा, माल का पूरा विवरण होगा, और बीमित माल का पूरा विवरण होगा, बीमित जोखिम का वर्णन होगा, और बीमे की कितनी राशि है और कितने पीरियड के लिए जो है बीमा कराया जा रहा है,
और ये पॉलिसी कौन से बैंक के नाम से ली गई है उसका नाम पूरा पता होगा, जहाजीबिलिटी जो दिया गया है उसका नाम होगा, उस स्थान का भी नाम होगा जहां पर ये क्षतिपूर्ति की रकम जो है चुकाई गई है, और साथ ही साथ बीमा कौन कराएगा, माल भेजने वाला या पाने वाला, ये भी जो है दोनों पक्षकार जो है आपस में तय करके जो है शर्तों को अपनी शर्तों के हिसाब से उनको बता देंगे। यदि माल जो है एफओबी अंतर्गत भेजा जा रहा हो तो माल जो है खरीदने वाला क्या करेगा, बीमा कराएगा, और लागत भाड़ा बीमा सहित हो तो बीमा जो है माल भेजने वाला कराएगा। एक तो होता है एफओबी वैल्यू, दूसरा होता है सीआईएफ वैल्यू। इसके बाद आयात लाइसेंस, ये भी बहुत जरूरी है, ये अन्य प्रलेख है। आयात लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस मतलब भारत के सहित जो है बहुत से देश जो है माल तभी आयात किया जा सकता है जब सरकार ने इसकी क्या की हो, आज्ञा दी हो और लाइसेंस क्या कर लिया हो, प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि आयातों पर जो है प्रतिबंध है, सभी प्रकार की वस्तुओं का आप आयात नहीं कर सकते, कुछ चुनी हुई वस्तुओं का क्या कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। तो कई प्रकार के जो है लाइसेंस है, उसमें खुले लाइसेंस भी है, और भारत में जो है उनका कोई भी व्यक्ति जो है बिना लाइसेंस के भी आयात कर सकता है, ऐसे भी लाइसेंस है। और कुछ जो वस्तुएं उस पर आयातों पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि जो है विदेशी मुद्रा की बचत हो, राष्ट्र की सुरक्षा हो, तस्करी अनैतिकता न हो, इन सारी चीजों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे क्या हो गया, हथियार हो गया, बारूद हो गया, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ खाद्य पदार्थ है, इनको आप जो है मंगा नहीं सकते। तो जब भी कोई भारतीय निर्यातक कोई माल निर्यात करता है तो सबसे पहले उसको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक देश में उसके आयात के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक हो तो आयातक ने वह लिया है या नहीं, ये भी उनको क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। आयात लाइसेंस के साथ साथ जब निर्यात किया जा रहा हो तो निर्यात लाइसेंस, जब तक कि जरूरी ना हो तब तक जो है भारत की जो आयात निर्यात नीति है कानून के विरुद्ध ना हो जाए तब तक भारत में किसी भी वस्तु का क्या है निर्यात किया जा सकता है। जबकि आप नीति बनाई गई है, नियम बनाया गया है, आयात निर्यात नीति मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया है, तो उसके अंतर्गत जो है कुछ वस्तु ऐसी है जिसको प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। तो इन वस्तुओं को है विदेशी व्यापार से जब तक लाइसेंस न प्राप्त कर लिया जाए तब तक क्या है निर्यात नहीं किया जा सकता। तो जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उनको छोड़कर जो है आप क्या कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं अपनी वस्तुओं का निर्यात करने के लिए। तो आपको ये भी तय कर लेना जरूरी है कि निर्यात आप जब कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, और जब सामने वाला आयात कर रहा है तो उन्होंने जो है आयात लाइसेंस लिया है या नहीं, क्योंकि जब आप भेजेंगे माल उसको प्राप्त होगा और उसके पास अगर आयात लाइसेंस नहीं होगा तो माल आपका क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। आज की क्लास जो है अन्य प्रलेखों में के अंतर्गत भी मैंने आपको जो है सारे प्रलेख बता दिए हैं। आज मैंने आपको जो है दो प्रलेखों के बारे में बताया, एक नियमात्मक प्रलेख और दूसरा अन्य प्रलेख के अंतर्गत जो है ये पांचों डॉक्यूमेंट भी जो है एक निर्यातक और आयातक के पास होना क्या है, जरूरी है, जिसके बिना निर्यात प्रक्रियाएं जो है आपकी पूरी नहीं हो सकती। आप जो है देश के कानून नियमों को जाने बिना जो है निर्यात नहीं कर सकते। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और कोई भी दिक्कत जाता है तो मुझे कमेंट करें। तो आज की जो क्लास थी निर्यात प्रलेखों के संबंध में थी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है निर्यात प्रलेखों के बारे में कुछ और भी चीजें बताऊंगी। तो अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।